आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहुत गर्मी है आज। मैंने सुना कि शादी का भी समय है, बहुत शादियां भी हैं, फिर भी आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, आपकी जो ये धरती है एक बहुत खास धरती है, आपकी मेहनत से बनी है। आपने छत्तीसगढ़ को अपनी मेहनत से, अपनी खेती किसानी से, अपनी मजदूरी से, अपनी कामयाबी से ही एक कामयाब प्रदेश बनाया। आप जानते ही हैं कि आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बघेल जी आपके मुख्यमंत्री रहे। 5 सालों के लिए आपने उनमें भरोसा किया और उन 5 सालों में आपने खुद देखा कि एक प्रदेश के लिए कितना काम हो सकता है। शायद चुनाव के समय, जब प्रदेश का चुनाव था, उस समय शायद आपको पूरा यकीन नहीं था इस बात का, या आपने गहराई से इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं जानती हूं कि आज जब आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस बात को गहराई में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में आपसे धान 2500 रुपए में खरीदा जाता था। आपको याद है? किसानों का कर्जा माफ हुआ, भूमिहीनों को सालाना 7000 रुपए मिलते थे, गोबर की खरीद होती थी, बिजली का बिल आधा किया गया था, हर परिवार को 35 किलो राशन मिलता था, चावल मिलती थी। आदिवासियों को आपको जमीन वापस मिली। कई ऐसे परिवार हैं जिनको पट्टा मिला। तेंदुपत्ता का सर्वाधिक दाम हुआ होता था और आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों को का मानदेय बढ़ाया गया था। आपके स्वाभिमान की रक्षा की गई थी। आपको याद है ये सब बातें कि नहीं? और आज जब भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है, जितना काम बघेल जी ने गोठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गोठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट बंद हो रहा है, भूमिहीनों को पैसा मिलना बंद हो रहा है। तो आज आपको पूरी तरह से यह एहसास होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी क्या परिस्थिति थी और जब भाजपा की सरकार है तो आपकी क्या परिस्थिति है। तो फर्क आपको साफ साफ दिख रहा है। आज चुनाव का मौका है। मैं आपके सामने चुनाव की बातें करने आई हूं, लेकिन उससे मैं कुछ गहरी बात करना चाहती हूं। खास तौर से मेरी बहनें यहां बैठी हैं। बहनें, परिवार का सारा बोझ कौन उठाता है? जोर से बोलो। बोलो, हम उठाते हैं। आप उठाती है ना? समाज का बोझ कौन उठाता है? बच्चों की परवरिश कौन करता है? जब महंगाई होती है, जब मुश्किल होती है, तो खाना कम कौन खाता है? सबको घर में सुलाने के बाद कौन सोता है? आप ही ना। सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना कौन करता है? आप करती हैं। जब महंगाई होती है, जब सिलेंडर के दाम केंद्र सरकार बढ़ाती चली जाती है, किसको सबसे ज्यादा संकट होता है? जब त्योहार आते हैं, जब इस समय की तरह जब शादियों का समय होता है, नए कपड़े खरीदने होते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए तोहफे खरीदने पड़ते हैं, शादी के लिए सारा सामान खरीदना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए होती है? महतारी के लिए, बहनों के लिए, बहनी के लिए, महतारी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। महंगाई इनके राज में कितनी बढ़ गई, सब दाम, जितने भी दाम है उनमें आग लग गई।
पेट्रोल गया 100 पार, डीजल 90 पार, सोना 73,000, चांदी 90,000, दोपहिया 1 लाख का, गैस सिलेंडर 1200 का। सबसे ज्यादा संकट किसको हुआ मेरी बहनों? आप ही को हुआ ना। और आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी मदद के लिए कितना काम किया गया। आपके मानदेय बढ़ाए गए, आंगनबाड़ी बहनों के, मितानिन बहनों के मानदेय बढ़ाए गए कि नहीं? मुझे याद है उस समय जब मैं छत्तीसगढ़ आई तो गौठान में जो महिलाएं काम कर रही थी उनमें से कुछ महिलाओं ने मुझे कहा कि उनकी 60,000 से 1 लाख तक आमदनी हो गई थी। आज वही गौठान बंद हो रहे हैं। बहनें, आप समाज का बोझ उठाती हो तो जब भविष्य तय करने का समय आता है तब आपको बहुत विवेक के साथ, बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा कि आप अपना वोट किसको डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं। देखिए, भारत ऐसे नहीं विकसित होगा कि आपको 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा लिया और उसी से आप खुश रहे। आपने मेहनत से, मेरे भाइयों, आपने, मेरी बहनों, आपने मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा किया, मेहनत से उन्हें पढ़ाया। आज गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले ये चाहता है कि बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई करे। चाहते हो कि नहीं? चाहे आप खेती किसानी करते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छे पाठशाला में पढ़े, बच्ची की अच्छी शिक्षा हो ताकि बड़े होकर रोजगार मिले, बड़े होकर आपकी देखभाल हो। सब यही प्रयास करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम पाठशालाएं खोली गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए जिसमें आपकी पढ़ाई आसानी से हो सकती थी। आज बघेल जी ने कहा उन्हीं पाठशालाओं में आपसे बड़ी बड़ी फीस ली जाती है। आप सबने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि एक सरकार आए, उसको 5 किलो राशन पकड़ा दे और बोले घर पे बैठो। ऐसे बनेगा भविष्य आपके बच्चों का? कोई मना नहीं करता, राशन मिलना चाहिए, हमने तो और भी दिया। ये लोग 5 किलो दे रहे हैं चावल, हमने 35 किलो दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि यही तुम्हारे लिए काफी है। हमने कभी इस मंच पे खड़े होकर ये नहीं कहा कि बस तुम्हें यही मिलेगा। हम तुम्हारे रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम बढ़ती हुई महंगाई की बात नहीं करेंगे। हमने तुम्हें राशन दे दिया, इसी से खुश रहो, कभी नहीं कहा किसी कांग्रेस के नेता ने। लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री भी ऐसा कहते हैं। रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार बनाने की बात नहीं करते, महंगाई घटाने की बात नहीं करते। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आपसे खरीदवाया 5 सालों के लिए, 1200 रुपए का सिलेंडर आपसे खरीदवाया और चुनाव आ रहा था, 2 महीने पहले उसको 400 बना दिया। बहनें सोचो, बहनें सोचो। कह रही हैं कि अभी भी नहीं मिल रहा है 400 का, लेकिन सोचो क्या नियत हो सकती है कि पहले तो आपसे 1200 रुपए में खरीदवाया, जैसे ही चुनाव आया ये कह दिया कि ये 400 का हो जाएगा। क्यों? चुनाव के पहले आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं थी? चुनाव के पहले आपका कोई संघर्ष नहीं था क्या? चुनाव के पहले महंगाई नहीं थी? तो चुनाव के पहले क्यों नहीं सोची ये बातें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस देश में नाटक और नौटंकी की राजनीति चल रही है, नैतिकता की राजनीति नहीं है। आपके सामने मंच पे खड़े होकर बड़े से बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं बड़े बड़े प्रदेशों के, प्रधानमंत्री आते हैं हमारे देश के, और उनको अपने दिल में यह एहसास नहीं होता कि यहां खड़े होकर जनता का आदर सम्मान लेकर, जनता की श्रद्धा लेकर उन्हें जनता से सच कहना चाहिए। उनको ये एहसास नहीं होता। उनको लगता है कि जनता के सामने कुछ भी कह दें, कितने भी झूठे वादे कर लें, जनता पूछेगी नहीं। अपनी सत्ता दिखाते हैं, अपनी शोहरत दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं,
लेकिन आपके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाते, आपके प्रति आदर नहीं दिखाते। और ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की राजनीति नहीं रही। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश की पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिवासी धर्म की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक परंपरा है। महात्मा गांधी जी की परंपरा थी कि इस देश में नेता का धर्म सेवा होता है, इस देश में जनता सर्वोपरि होती है। इस देश में हर एक नेता जानता था कि जनता के सामने खड़ा होता है तो सच नहीं बोलेगा तो जनता सबक सिखाएगी। लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने इतनी सत्ता दी, इतना सम्मान दिया, आपने इतनी श्रद्धा दी कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। और इस अहंकार में उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनके आसपास के लोग उनको सच्चाई नहीं बताते। आज परिस्थितियां ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। लेकिन इस देश की परंपरा मत भूलो बहनों और भाइयों, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आई। मैं छोटे छोटे गांवों में जाती हूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, मुझे खुद ताज्जुब हुआ। कोने कोने में जाकर किसी छोटे गांव में मैंने खीर खाई और वहां की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जानती हो ये खीर मैंने तुम्हारी दादी को भी खिलाई थी, वो भी यहाँ आई थी उस समय जब कोई हेलीकॉप्टर उड़कर वहां नहीं जाता था, जब कोई हवाई अड्डा नहीं होता था वहां के पास, गाड़ी में, पैदल, टांगे में, हाथी पे बैठ के गांव गांव तक पहुंचती थी। इस देश की नेता थी। और वो एक लौती ऐसी नेता नहीं थी, इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते, क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में, अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ, मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है।
उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, बाहर नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने के लिए। आज ये है इस देश की परिस्थिति कि आपके सामने ये हिम्मत है उनकी कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये नहीं लगता कि अपने देशवासियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी समुंदर के नीचे दिखते हैं, कभी किसी देश में दिखते हैं, कभी किसी और देश में दिखते हैं, आपके घरों में नहीं दिखते, आपके गांव में नहीं दिखते, आपके हाथ नहीं पकड़ते, आपके आंसू नहीं पहुंचते। ये है हमारी प्रधानमंत्री की असलियत, ये है इस देश की सच्चाई। और अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं, आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है। इसको गहराई से समझिए बहनों और भाइयों। आपने बहुत देख लिया है, मेरे किसान भाई बैठे हैं, कितना जूझोगे? पूछना चाहती हूं आपसे, कितना सहोगे? जितना सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो उस पे जीएसटी डाल डाल के उसको महंगा कर डाला। खेती से रोजगार मिलता था, खेती से आमदनी बनती थी, खेती से किसान मजबूत बनता था। आज क्या हालात है? आज हालात ये है कि देश भर में खेती से कमाई होनी बंद हो गई है। कौन कमा रहा है उपज से? अडानी कमा रहे हैं उपज से, बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। मैं हिमाचल में, मेरा घर है, हिमाचल के किसानों से पूछो, सेब की उपज होती थी, दाम किसान तय करता था, आज दाम अडानी तय कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। कोयला, सीमेंट, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़े बड़े पीएसयू के सब्सिडरी सारे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए।
कोई ये नहीं कहता कि देश में उद्योग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इस देश को उद्योग ने आगे बढ़ाया है, लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ 2 या 3 बड़े उद्योगपति सारा कुछ खा जाएं, उनके इतने लोन माफ हो जाएं कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए। किसान अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाता, आत्महत्या करता है। और बड़ा उद्योगपति जिसके पास हजारों करोड़ पहले से है, जिनके आलीशान बंगले हैं, जिनकी शादियां ऐसे होती हैं जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं की होती थी, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं, गरीबों के कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो गरीब को पूछेगा कौन? किसान के बेटे को पूछेगा कौन? मजदूर के बेटे को पूछेगा कौन? मेरी बहनें, आपकी बेटियों को पूछेगा कौन? अगर यही चलता चले जाएगा तो इस देश के भविष्य में सिर्फ यही होगा कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और वो भी सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे इस दलदल और खाई में हमेशा रहेंगे। यही है आज इस देश की असलियत। आज इस देश की असलियत ये है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ 2 बातें करते हैं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, रोजगार कैसे बनाएंगे नहीं, खेतों को, किसानों को मजबूत कैसे बनाएंगे नहीं, महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे कैसे बचाएंगे, ये बातें नहीं होती। सिर्फ 2 बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कल आएंगे, परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना, यही 2 बातें कहेंगे। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार हैं, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। सोच लीजिए, इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ये सबको भ्रष्ट कहते हैं। इन्होंने ये औजार निकाल लिया है सारे विपक्ष को भ्रष्ट कहने का। यहां आपने देखा दिन रात भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा अपने आंखों से। क्या झेला है इन्होंने आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, ये शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते। इन पे कितने केस डाले गए, इनके कितने लोग गिरफ्तार किए गए, इनको कितना सताया गया, इनके पूरे परिवार को सताया गया। जो बीमार था, जो बुजुर्ग था, जो नौजवान था, सबको सामने बुलाया, छापा मारा,
पूछताछ की, हर रोज कोई नया इल्जाम, हर रोज कोई नया आरोप, ये कहकर कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। और कह कौन रहा था? कह कौन रहा था? कह वो रहे थे जिस पार्टी के नेता इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाए। कह वो रहे थे जो आज सबसे भ्रष्ट साबित हुए हैं। और इतने भ्रष्ट हैं भाइयों और बहनों कि आरोप लगाते हैं। कल मैं बता देती हूं, अगर बघेल जी ने कह दिया ना कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो कह देंगे कि ये सबसे ईमानदार इंसान है। क्योंकि जो उनके पास जाता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो सिलसिला आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी कहते हैं ना ये लोग, क्रोनोलॉजी। मैं बता रही हूं क्या क्रोनोलॉजी होती है। वो देखते हैं कि एक नेता अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरी दल पार्टी में है, विपक्ष में है, देखते हैं कि ये सक्षम नेता है, उस पे आरोप डालते हैं। आरोप डालते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है, केस डालते हैं, छापे मारते हैं, तंग करते हैं पूरे परिवार को, उनको दबाव डालते हैं कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, भाजपा में। वो बेचारा दबाव में आ जाता है, शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल हो जाता है, सारे केस खत्म, धुल जाता है, पाक हो जाता है। और वही परिवारवाद की बातें कहते हैं कि हम सिर्फ अपने परिवारों को देखते हैं। अच्छा, तो जितने भी बेटे बेटियां, चाची चाचियां जो भी हैं राजनीतिक परिवारों के, जो भी इनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है, वो खुद खोल ऐसे हाथ खोल के उनका इंतजार करते हैं, बुलाते हैं उनको, आइए। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस में हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारों के बेटे बेटियां, रिश्तेदार आज भाजपा में है। सच्चाई ये है बहनों और भाइयों, सच्चाई ये है कि अगर आप इस देश की राजनीति को बदलेंगे नहीं, आप आज ये नहीं समझेंगे कि जो नेता आपके सामने आता है वो आपकी समस्याओं को सुलझाने की बात करे, अगर आप मजबूर नहीं करोगे नेताओं को, अगर आप राजनीतिक दलों को मजबूर नहीं करोगे कि आपकी बातों पे चुनाव लड़ा जाए, कि आपके मसलों पे चुनाव लड़ा जाए, तब आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है इस चुनाव में। हर गरीब बहन को, जो सबसे बड़ी गरीब महिला है एक परिवार में, उसको सालाना 1 लाख रुपए की स्कीम हम लाएंगे। 25 लाख तक स्वास्थ्य के लिए आपका इंतजाम होगा, आपका इलाज होगा। 25 लाख रुपए तक मुफ्त में होगा। सरकारी नौकरियों में 50% मतलब आधी नौकरियां महिलाओं को जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों का मानदेय, केंद्र में मानदेय का एक हिस्सा होता है केंद्र का, उसको बढ़ाया जाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस छोटे और मध्यम कारोबारों को मजबूत बनाएगी, खेती किसानी को मजबूत बनाएगी। जो 30 लाख आज रोजगार केंद्र सरकार में खाली हैं, उनको कांग्रेस भरवाएगी। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। ये जो अग्निवीर का प्रोग्राम है, जिसमें आप सेना में मात्र 5 सालों के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आपका क्या होगा किसी को नहीं मालूम, इसको हम रद्द करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिससे नौजवान जब अपना छोटा छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसकी मदद हो। स्नातक पास बच्चों को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे जब आप पास होते हो, उसके बाद आपको 1 साल के लिए एक नौकरी मिलेगी, जहां से आपको आमदनी मिल पाए, जब तक आपको कोई और नौकरी ना मिल पाए। शिक्षा का लोन माफ होगा और शहरों में न्यूनतम रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। मेरे किसान भाइयों के लिए एमएसपी एक कानून बनेगा। और जो आपकी यहाँ की उपज है, आप जानते हैं कि जब हमारी प्रदेश सरकार थी तो उसके लिए भी हमने एमएसपी लाने का प्रयास किया, और हम कहते थे अगर फिर से सरकार आएगी तो आपके वन उपजों पर भी एमएसपी हम लागू करेंगे। तो एमएसपी को कानून बनाएंगे
और जब आपके फसल का नुकसान होता है तो 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान आपको पूरा मिलेगा। खेती के सारे सामानों पर जीएसटी खत्म होगी। इसका मतलब है कि आप किसानों की जो महंगाई है जिसका सामना किसान कर रहा है वो घटेगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपए तक न्यूनतम आपको मजदूरी मिलेगी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन और भी मजबूत बने। इसके लिए एससी एसटी सब प्लान हम लागू करना चाहते हैं। विशेष बजट जारी करना चाहते हैं सिर्फ आदिवासियों और दलित बहन भाइयों के लिए। वन अधिकार का जो कानून है उसमें जो पट्टे मिलते थे उन पट्टों का जो फैसला है वो हम 1 साल के अंदर अंदर करके आपको दिखाएंगे। जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां उन क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। देखिए, ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, 2 बड़े मसले हैं आपके सामने। एक कि भारतीय राजनीति आपके लिए, आपकी सेवा के लिए और आपके समस्याओं को सुलझाने के लिए ही हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप देश की राजनीति को ये दिशा नहीं देंगे तब तक ऐसी राजनीति उभरती रहेगी जो चुनाव के समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेगी और आपके जज्बातों को इस्तेमाल करके सिर्फ अहंकारी नेता आगे बढ़ेंगे, आप पीछे रहेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये, शुरू से मैं यही कह रही हूं कि आपको राजनीति को बदलना है और एक ऐसी राजनीति वापस लानी है इस देश में जिसका नेता सादगी से रहे, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे, आपके बीच आए और आपको सुविधा देने का काम करे। दूसरी बात कि ये जो सब बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, 400 पार की और ऐसे नेताओं की कि खुद सक्षम होते रहें, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति देते रहें और आपको पीछे छोड़ें, ये राजनीति समाप्त होनी चाहिए। तो ये बड़े बड़े 2 मुद्दे हैं। मेरी पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जिस तरह ध्यान से आप सुन रहे हैं उसी तरह से आप इनको याद करेंगे जिस दिन आप वोट देंगे और भूपेश बघेल जी को आप विजयी बनाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने हमेशा आपकी सेवा की है। वो समझते हैं इन बातों को, वो किसान के बेटे खुद हैं, तो वो समझते हैं आपके संघर्ष को। आप ही के संघर्ष से उठकर उभर कर आए हैं, तभी नेता बने हैं। इनके दिल में आपके लिए पूरी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के तहत वे हमेशा आजीवन आपकी सेवा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने मेरी लंबी बातों को सुना। जय हिंद।